नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का 23वां अध्याय ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में लेकर आए हैं। इससे पहले 22 पाठ आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पूरी किताब एवं राजस्थान जीके के 50-50 क्वेश्चंस के 10 सेट टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान के भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। उनको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अलग अलग टॉपिक्स की बनी हुई है। वहां से और ज़्यादा लाभान्वित हमारे वीडियोज़ के माध्यम से हो सकते हैं। तो इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 23वां अध्याय ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला भाग था ब्रिटिश भारत और दूसरा भाग था रियासती भारत। यानी कि ये जो ब्रिटिश भारत था, यहाँ पे तो सीधा ही अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन जो रियासती भारत था उसमें पहले राजाओं का राज था। उसके अलावा इनके ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार चलता था। यानी कि ये जो रियासतों के राजा थे, जैसे हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थीं, तो यहाँ के अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे और इनके ऊपर ये जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ लोग जो थे वो अपनी हुकूमत चलाया करते थे। तो यहाँ की जो जनता थी वो दो तरह से पिसती थी। यानी कि पहले तो ये राजा महाराजा उनसे टैक्स लिया करते थे और फिर इनसे जो अंग्रेज़ थे वो टैक्स लिया करते थे। इसलिए ये राजा महाराजा बढ़ी हुई दरों पर जनता से कर वसूलते थे। इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा था। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्रीय शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बटा हुआ था। यानी पूरा भारत जो था वो 11 प्रांतों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। यानी जो भी हमारे यहाँ प्रांत 11 प्रांत बटे हुए थे पूरे भारत देश में, उनके अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। और ये जो सारे गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो समाप्त होकर सीधा भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में चला गया था। यानी जो कंपनी का शासन था वो 1857 के बाद ख़त्म हो गया और यहाँ जो भारत देश पर जो शासन था वो सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके नियंत्रण में चला गया था। यानी किसी भी प्रकार का जो फैसला लेना था या अधिकारियों की जो नियुक्ति होनी थी वो सीधी महारानी के द्वारा यहाँ पर हुआ करती थी। तो महारानी का यानी ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर शासन आ गया था और कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया। यानी 1858 तक पूरा जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कैनिंग को जो गवर्नर जनरल थे पहले, उन्हें ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो यहाँ नोट करने लायक तथ्य है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्हीं को भारत का प्रथम वायसराय भी बना दिया गया था। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना हेतु भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ था। इसी के तहत ये जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया की शासन की समाप्ति होने के बाद वो सीधा ही ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में चला गया था। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ था। सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया और फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर सेना की रेजिमेंटों को जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर बांट दिया था। यानी कि 1857 जैसे किसी विद्रोह की दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए एक अंग्रेज अफसर हुआ करते थे पील, तो उनके नियंत्रण में इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार से सेना को पुनर्गठित किया गया कि यहाँ भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो घटा दिया गया और यूरोप के यानी अंग्रेज लोग जो थे उनके सैनिक यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिए गए थे। या तो भारत के सैनिकों को निकाल दिया गया या फिर इधर उधर यानी विदेश में भेज दिया गया था, जिससे यहाँ पर किसी भी प्रकार की दोबारा से संभावना 1857 की क्रांति जैसी नहीं बने। इसके अलावा अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर सेना की रेजिमेंटों को जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर बांट दिया। जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट आदि के अनुसार इनका विभाजन कर दिया, जिससे जो रेजिमेंट्स या जो सैनिक थे वो अपने अपने रेजिमेंट्स के लिए अपने अपनी जाति धर्म के लिए लड़ें और किसी भी प्रकार से एक नहीं हो। इसलिए उन्होंने फूट डालो
और राज करो की नीति को अपनाया था। ये वोट डालो और राज करो की नीति जो डलहौजी ने स्थापित की थी, उसको पूरी तरह से अंग्रेज लोगों ने अपना लिया था। और पील कमीशन की रिपोर्ट, यानी पील जो अंग्रेज अफसर थे उनके रिपोर्ट्स के आधार पर भारतीय सैनिकों को निकालते हुए यूरोप के सैनिकों का अनुपात भारतीय सेना में बढ़ा दिया, जिससे किसी भी प्रकार की संभावना जो है वो क्रांति आदि की नहीं हो पाए। इसके अलावा सरकार की नीतियों के कारण जो पुलिस, अदालत और अन्य पदाधिकारी थे वो केवल भूस्वामियों एवं साहूकारों का ही पक्ष लिया करते थे, यानी किसी भी प्रकार का जो आम आदमी या किसान संबंधी समस्या थी उसकी तरफ ये ध्यान नहीं दिया करते थे। पुलिस, अदालत और पदाधिकारी ये जो केवल भूस्वामियों एवं साहूकारों का पक्ष लिया करते थे, क्योंकि ये ही लोग अंग्रेजों के लिए टैक्स आदि अदा किया करते थे, इसलिए आम आदमी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। अब ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में और डिटेल से जानने के लिए विभिन्न जो अधिनियम है जो अंग्रेजों के द्वारा पास किए गए थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके अनुसार जो अंग्रेज सरकार थी यानी ब्रिटिश सरकार, उसने क्या क्या चेंज यहाँ पर किए थे, कौन कौन से और अन्य नियम यहाँ पर आए। इस एक्ट को पारित करने का जो उद्देश्य था वो शासन में नरम दल को संतुष्ट करने का एक प्रयास था, यानी कि जो भारत में नरम और गरम दल हुआ करते थे, नरम दल के नेता महात्मा गांधी वगैरह, मतलब महात्मा गांधी और ये थे बाद में चल के, उससे पहले ही नरम दल और गरम दल। या नरम दल वह दल था जो अंग्रेजों की नीतियों के अनुसार ही कार्य करता था और विभिन्न प्रकार के जो नियम थे उनका पालन किया करता था। किसी भी प्रकार का विरोध बहुत ही कम हुआ करता था इस दल के द्वारा। तो इस दल को ही अंग्रेज लोगों ने अपने शासन में मिलाने के लिए और अपनी तरफ से संतुष्ट करने का प्रयास इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया था। इसमें कुछ जो चेंजेस थे वो ये थे कि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की जनसंख्या जो पहले 4 थी वो बढ़ाकर 5 कर दी गई इस अधिनियम के तहत। यानी गवर्नर जनरल जो था उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो थे वो साधारण, वो पहले 4 सदस्य थे, उन साधारण सदस्यों की संख्या बढ़ा के 5 कर दी गई। गवर्नर जनरल को और अधिक अधिकार दे दिए गए थे। गवर्नर जनरल को कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम तथा आदेश बनाने के अधिकार दिए गए। विधान परिषद को अब संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति दी गई थी। यानी विधान परिषद जो संस्था थी उसको संपूर्ण ब्रिटिश भारत के कानून एवं नियम बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। इसके अलावा और भी चेंजेज हुए थे, उनमें है कि किसी भी प्रकार का जो बिल था उसको कानून बनाने हेतु गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी। यानी गवर्नर जनरल के साइन जब तक इस पर नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार का जो बिल है उसको कानून नहीं माना जाएगा। विधान परिषद के कानून को भारत सचिव से विचार विमर्श के बाद ब्रिटिश ताज रद्द कर सकता था। यानी किसी भी प्रकार का जो कानून विधान परिषद के द्वारा बनाया गया है और यदि ब्रिटिश ताज को ये लगता है कि इसमें कुछ खामी है तो वह भारत सचिव से विचार विमर्श करने के बाद इसके द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता था ब्रिटिश ताज। तो ये जो शक्ति थी वो 1861 के अधिनियम के तहत दी गई। गवर्नर को प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को संशोधित या रद्द करने का अधिकार भी दिया गया था। यह गवर्नर का एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया था गवर्नर के लिए। इस प्रकार से ये चेंजेज भारत में 1861 के अधिनियम के द्वारा हुए थे। यानी कि गवर्नर जनरल को कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम तथा आदेश बनाने के अधिकार, विधान परिषद को संपूर्ण भारत यानी ब्रिटिश भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति, किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेना आवश्यक था और विधान परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक सपरिषद भारत सचिव से विचार विमर्श करने पर इंग्लैंड का ताज जो था वो इसे रद्द कर सकता था। और गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिया गया कि गवर्नर को किसी प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को संशोधित या रद्द करने का अधिकार भी था। अब 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें क्या क्या बदलाव हुए थे, कौन कौन सी पावर्स दी गई थी इसके द्वारा या किन शक्तियों को समाप्त किया गया, इसके बारे में पता लगाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद संवैधानिक सुधारों की मांग की गई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान था
वो चुनाव संबंधी पद्धति की नई शुरुआत करनी थी। निर्वाचन की पद्धति पूर्णतः अप्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत सदस्य का दर्जा दिया गया था। या निर्वाचित जो सदस्य थे उनको मनोनीत सदस्यों का दर्जा दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई थी। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदें जो थी उनके जो सदस्य थे उसमें सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अब इसके बाद जो है वह है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसके जनक जो थे वो भारत सचिव मार्ले, यानी उस समय जब ये 1909 का अधिनियम आया तो जो सचिव महोदय जो थे वो मिस्टर मार्ले थे एवं गवर्नर जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। अतः ऐसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। यानी कि कभी क्वेश्चन आए और अक्सर आता रहता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का संबंध था, यानी किस सन से था, वह है 1909। या 1909 को जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो यह है मार्ले मिंटो सुधार। तो सचिव मार्ले और गवर्नर जनरल जो थे वो मिंटो थे। इस प्रकार से ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सचिव कौन था और गवर्नर कौन था। तो मार्ले सचिव और गवर्नर लॉर्ड मिंटो, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे फूट डालो एवं राज करो का जो नियम है वो पूरी तरह से लागू किया गया था कि जो यहाँ के मुसलमान थे उनको इस प्रकार का एक टुकड़ा डाल दिया गया कि उनको पृथक मताधिकार का अधिकार दिया गया और इनके जो निर्वाचन क्षेत्र थे वो भी पृथक ही कर दिए गए थे। यानी कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर ये अपना जो कैंडिडेट था उसको चुन सकते थे, जिससे मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। यानी मार्ले मिंटो ये जो सचिव और गवर्नर थे इन्होंने सांप्रदायिक भावना को जागृत करते हुए और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार का जो नियम लागू किया था यह सांप्रदायिक भावना को प्रज्वलित करने वाला था। इसे फूट डालो एवं राज करो की नीति के तहत लागू किया गया था। ये मार्ले एवं मिंटो सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत को अपने तरीकों से अपाहिज बनाने का प्रयास किया था। यानी हिंदू मुसलमानों को बांटने का सबसे बड़ा जो काम था वो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। अब 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए थे इनको देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू की गई शासन व्यवस्था को द्वैध या दोहरा शासन कहते हैं। यानी प्रांतों में इसके तहत दोहरा शासन लागू किया गया था। अब प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई थी। भारत के एक प्रभावशाली वर्ग को अपना समर्थक बनाने का प्रयास इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत सचिव का जो वेतन था वो भारत सरकार के स्थान पर अब अंग्रेजी कोष से मिलना तय किया गया था। यानी भारत सचिव का जो वेतन था वो पहले भारत सरकार के यहाँ से मिलता था, तो उसको अंग्रेजी कोष से मिलना चालू किया गया था। विषयों को केंद्र तथा प्रांतों की सूची में बांट दिया गया था। यानी कि जो विषय थे उनको केंद्र एवं प्रांत दो प्रकार की सूचियों में बांट दिया गया था। तो केंद्रीय सूची के जो मुख्य विषय थे वो विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार एवं सार्वजनिक ऋण आदि थे। इसके अलावा प्रांतीय सूची के जो मुख्य विषय थे वो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, अकाल सहायता, कृषि आदि थे। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यानी मोंटेग्यू सचिव और चेम्सफोर्ड जो थे वो यहाँ के गवर्नर थे। तो इस प्रकार से 1919 का जो अधिनियम था वो भी विभिन्न प्रकार की चेंजेज करने वाला था और इसके तहत जो विषय थे उनको दो प्रकार के यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय दो में बांटा गया था। इसके अलावा और इसके बारे में पता लगाते हैं। 1919 के अधिनियम का तात्कालिक कारण 1916 का होम रूल लीग आंदोलन था तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग इसमें किया गया था। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन का जो जनक था वो लियोनिस कार्टिस था। यानी द्वैध शासन का जो जनक था वो लियोनिस कार्टिस
कार्टेस इसका जनक था। द्वैत शासन का सूत्रपात 1 अप्रैल 1921 को 8 प्रांतों में यानी कि बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, बम्बई एवं मद्रास में हुआ था। यह शासन व्यवस्था 1937 तक चलती रही। 1937 तक द्वैत शासन व्यवस्था चलती रही थी। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था इसमें, और ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्रीय जो बजट था वो राज्य के बजट से अलग हो गया, और राज्य विधानसभाओं को अपना स्वयं बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। प्रांतीय विधान परिषदों की जो सदस्य संख्या थी उसमें वृद्धि कर दी गई थी। प्रांतों में अधिकतम 140 तथा छोटे प्रांतों में न्यूनतम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई थी। इनमें से कम 70% सदस्य निर्वाचित तथा शेष मनोनीत होते थे। 70% निर्वाचित तथा 30% जो थे वो मनोनीत हुआ करते थे। केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी। केंद्रीय विषयों में रक्षा, विदेशी मामले, टंकण और मुद्रा तथा आयात निर्यात कर इत्यादि शामिल थे। प्रांतीय विषयों में शांति और व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा कृषि थे। और प्रांतीय सूची को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था हस्तांतरित, यानी प्रांतीय जो सूची थी वो 2 भागों में थी। पहले हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित विषय। तो पहले हस्तांतरित विषयों को जान लेते हैं। इसमें कौन कौन थे? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग तथा कृषि थे। जबकि आरक्षित विषयों में जो विषय गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी के सदस्यों के पास रहे उन्हें आरक्षित कहा गया था। यानी ऐसे विषय जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी के सदस्यों के पास, गवर्नर की जो कार्यकारिणी सदस्य थे उनके पास जो विषय रहे थे उनको आरक्षित विषय कहा गए थे, यानी रिजर्व रखे गए थे। 1919 के अधिनियम को भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रतिनिध्यात्मक शासन के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस अधिनियम ने देश में संसदीय शासन के स्वरूप को यथार्थ और वास्तविक स्वरूप प्रदान किया था। यानी यथार्थ और वास्तविक स्वरूप संसदीय जो शासन था उसको प्रदान करने वाला ये अधिनियम था, 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था। केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार रही। गवर्नर जनरल भारत के प्रशासन के लिए केवल भारत मंत्री एवं ब्रिटिश संस्था के प्रति उत्तरदायी था। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। उच्च सदन, जिसे राज्य परिषद कहा गया था, इसका कार्यकाल 5 वर्ष तथा निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा जिसका कार्यकाल 3 वर्ष हुआ करता था। राज्य परिषद में 60 सदस्यों एवं विधान परिषद में 145 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता था। मताधिकार का जो प्रमुख आधार संपत्ति था एवं स्त्रियों को मताधिकार का, यानी स्त्रियां जो थी वो मताधिकार नहीं कर सकती, यानी मताधिकार का अधिकार नहीं था, यानी वोट नहीं डाल सकती थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को बजट के कुछ अंशों पर मतदान का अधिकार भी दिया गया। वे स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते थे। सिखों, यूरोपियों, एंग्लो इंडियंस और भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अलावा वायसराय की परिषद में 8 में से 3 सदस्य जो थे वो भारतीयों को नियुक्त किया गया था। उन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग आदि विभागों के बारे में जानकारी दी गई, यानी कि इनके लिए यानी भारतीय जो थी उनको विधि, शिक्षा, उद्योग आदि विभाग सौंपे गए थे। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या भी बाद में 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई तथा परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। इसके अलावा नरेश मंडल यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के गठन का निर्णय भी लिया गया था, जिसकी 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में स्थापना की गई। नरेश मंडल में 121 देसी राज्य सदस्य थे। मंडल का अध्यक्ष वायसराय था तथा प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। यह मंडल देसी राज्यों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया करता था। भारत के सैनिक एवं असैनिक प्रशासन के लिए भी भारी मात्रा में साजो सामान की खरीद फरोख्त हेतु अब लंदन में एक हाई कमीशन, जिसकी जो वैल्यू थी वो 5 वर्ष थी, की नियुक्ति की गई थी। प्रथम हाई कमीशन की नियुक्ति 1920 में की गई, जो एक अंग्रेज था। बाद के सभी हाई कमिश्नर भारतीय ही रहे।
मोंटेगू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन भारत में संविधानवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय विधानमंडल को और अधिक प्रतिनिधिक बनाया गया, केंद्र में उत्तरदायित्व को स्थान नहीं दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त थे और वे केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकते थे। इसके अलावा भी बहुत से चेंजेस इसके माध्यम से किए गए थे। अब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में डिटेल से पता लगाते हैं। 1935 जो अधिनियम था, यानी कि अंतिम अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था, यह संवैधानिक सुधारों की जो श्रृंखला है उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया एक अंतिम अधिनियम था। इसके बारे में हम पता लगाते हैं कि क्या चेंजेज इसके माध्यम से हुए थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुए। इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम संघात्मक या संघीय सरकार की जो स्थापना करने वाला अधिनियम था वो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। प्रांतों में लागू द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, यानी प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू किया गया था उसको समाप्त किया गया और इसे केंद्र में लागू कर दिया गया था। यानी 1935 के अधिनियम के तहत जो 1919 के अधिनियम के तहत यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, उसको प्रांतों में से तो खत्म कर दिया गया 35 के तहत और केंद्र में इसे लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भी भारत से पृथक कर दिया गया था। ये जो फैक्ट है वो नोट करने लायक है और अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है कि किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया था, तो यह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण था और केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे। केंद्रीय जो कार्यकारिणी थी या केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी, उस पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण हुआ करता था और केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन हुआ करते थे। अब कौन कौन से वो सदन है, वो कितने उनके सदस्य थे, इसके बारे में पता लगाते हैं। तो प्रथम जो सदन है वह है राज्यसभा। इसे उच्च सदन भी कहा जाता था, इसे उच्च सदन भी कहते थे। इसकी कुल सदस्य संख्या 260 थी और इसमें 104 जो सदस्य थे वो तो देशी रियासतों से आते थे एवं 156 जो प्रतिनिधि वो ब्रिटिश प्रांतों के थे। 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से, 104 देशी रियासतों से, इस प्रकार कुछ मिलाकर 260 इसकी सदस्य संख्या थी। और 1/3 जो सदस्य थे वो प्रति 3 वर्ष बाद इस अवकाश ग्रहण कर लिया करते थे, यानी इसका जो समय था वो 3 वर्ष था। राज्यसभा के सदस्यों का जो समय था वो 3 वर्ष हुआ करता था। उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता था, यानी राज्यसभा जो थी वो एक प्रकार से स्थायी सदन था, यानी इसको कभी भंग नहीं किया जाता था, क्योंकि 1/3 सदस्य जो थे प्रति 3 वर्ष बाद यहाँ से रिटायर होते रहते थे और उनकी जगह नए लोगों का या नए सदस्यों को चुनाव कर लिया जाता था। कुल सदस्य संख्या 260 थी, 104 देशी रियासतों से और 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से आया करते थे। 1/3 3 वर्ष बाद रिटायर हो जाते थे। अब दूसरा जो सदन है वह है संघीय सभा। अब संघीय सभा के बारे में पता लगाते हैं। इसे निम्न सदन भी कहा जाता था, यानी जो संघीय सभा थी उसको हमारे यहाँ लोकसभा की तरह निम्न सदन भी कहते थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, जिस प्रकार से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उसी प्रकार से संघीय सभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष हुआ करता था। इस सदन को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ऐसे ही हमारे यहाँ लोकसभा या विधानसभा को भंग किया जा सकता है, यानी उन्हीं के जैसी ये संघीय सभा है। इसकी सदस्य संख्या 375 रखी गई थी, जबकि उसकी 260 रखी गई थी राज्यसभा की, और संघीय सभा की जो सदस्य संख्या वो 375 रखी गई है। इनमें से 125 सदस्य देशी रियासतों से, 246 सांप्रदायिक एवं अन्य वर्गों एवं 4 स्थान अप्रांतीय थे जो व्यापार, उद्योग तथा श्रम को दिए गए थे, यानी व्यापार, उद्योग या श्रम से संबंधित जो भी महानुभाव थे उनमें से इनका चुनाव किया जा सकता है, यानी 4 स्थान इनके लिए आरक्षित थे। तो 375 सदस्यों में से 125 सदस्य देशी रियासतों से, 240 सांप्रदायिक एवं अन्य वर्गों से और 4 जो थे वो व्यापार, उद्योग एवं श्रम से संबंधित थे। इस अधिनियम के अनुसार विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची, यानी जहां 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केवल 2 श्रेणियों में उनको विभाजित किया गया था, 1935 के तहत उनको 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। अब
वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं। पहला है संघ सूची, जिसमें 59 विषय थे। इनमें सेना, विदेश विभाग, डाक, तार, रेल, संघ लोक सेवा, संचार, बीमा आदि विषय जो थे वो संघ सूची के अंतर्गत थे। दूसरा था प्रांतीय सूची, जिसमें 54 विषय थे। इसमें शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून व्यवस्था, कृषि, नहरें, जंगल, व्यापार, उद्योग धंधे, सड़क, प्रांतीय लोक सेवा जो हैं वो इसके अंतर्गत शामिल थी। और तीसरा जो है वो संवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे। इसमें दीवानी, फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने तथा श्रम कल्याण आदि जो विषय थे वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आते थे। ये संघ, प्रांतीय एवं संवर्ती सूची आज भी भारत में जारी हैं। और संघीय सूची में जो संघ सरकार नियम कानून बनाती है, प्रांतीय सूची में राज्य सरकारें, लेकिन संवर्ती सूची में संघ और प्रांत दोनों मिलाकर कानून बना सकती हैं। लेकिन कहीं यदि टकराव की स्थिति पैदा होती है तो वो केंद्र का ही कानून यहाँ पे श्रेष्ठ माना जाता है, या केंद्र के कानून को यहाँ पे मान्यता दी जाती है। इस प्रकार से 3 प्रकार के जो सूचियाँ थीं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाई गई थी। इसके बारे में और अलग से और एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में। इसमें ये जो अधिनियम था वो संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में ब्रिटिश शासन का अंतिम अधिनियम था। यह इसकी खास विशेषता है कि यह अपरिभाषित एवं अस्पष्ट था। अपरिभाषित और अस्पष्ट है। वो कैसे है इसके बारे में देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की कोई भूमिका लिखी हुई नहीं थी। इस अधिनियम की प्रकृति, उद्देश्य तथा क्षेत्र भी स्पष्ट नहीं थे। इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट नहीं था कि इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में किस नई नीति का प्रतिपादन किया जा रहा है, यानी किसी भी प्रकार की नीति जो है वो स्पष्ट नहीं थी, नीति स्पष्ट नहीं। 1919 के अधिनियम की भूमिका को 1935 के अधिनियम द्वारा उत्तरदायी सरकार की स्थापना की नीति को ही इसमें दोहराया गया था। यानी 1919 में जो चेंजेज किए गए थे लगभग उन्हीं को इसमें कुछ बदलाव के साथ दोहरा दिया गया था। इससे स्पष्ट था कि ब्रिटिश शासक भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की नहीं, औपनिवेशिक राज्य की कल्पना करते थे। यानी पूर्ण स्वराज्य यहाँ देना नहीं चाहते थे, बल्कि केवल उपनिवेश इसको बनाए रखना चाहते थे, देश को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते थे। तो उसी प्रकार के चेंजेज उन्होंने किए थे जिस प्रकार से एक गुलाम के लिए, यानी उपनिवेश जो राज्य है उसके लिए जरूरत पड़ती है। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ 1935 के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। इसका निर्माण 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और स्वेच्छा से शामिल होने वाली देसी रियासतों को मिलाकर किया जाना था। देसी राजाओं के विरोध और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ हो जाने से प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ जो था उसकी स्थापना नहीं हो सकी। केंद्रीय, संवर्ती एवं राज्य सूची इसके तहत बांटी गई थी। 1935 के अधिनियम के साथ संलग्न परिशिष्ट में संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापकों के अधिकार क्षेत्र की सूचियां थीं। केंद्रीय सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। संवर्ती सूची में विषयों पर केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन विरोध की स्थिति में केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता था। इस अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई थी, यानी यूपीएससी जो है उसकी सिफारिश भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही की गई थी। प्रांतीय स्वतंत्रता, द्वैत शासन। प्रांतीय स्वतंत्रता 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, यानी कि जिसे 1919 में बांध दिया गया था प्रांतों को, वहाँ प्रांतीय स्वायत्तता इस 1935 के अधिनियम ने लागू कर दी। यह इसकी मुख्य विशेषता थी। अधिनियम का एकमात्र यही भाग ऐसा था जिसे क्रियान्वित किया गया था एवं अन्य भाग प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ न बन पाने के कारण निष्क्रिय रहे। प्रांतों में द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों के भेद को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों के सभी विभागों पर मंत्रियों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। मंत्री विधान परिषद के बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते थे और वे उसके प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी थे। यानी मंत्री जो थे वो विधानसभा के बहुमत दल के नेता, यानी विधानसभा जिसको बहुमत दल मिला हुआ था उसके सदस्य थे, उसी के प्रति ये संयुक्त रूप से उत्तरदायी थे। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली। प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। यानी
1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, उसको 35 में वहाँ से हटा दिया गया और केंद्र में इसको लगा दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। अखिल भारतीय संघीय सरकार को दिए जाने वाले विषयों को सुरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में विभक्त किया गया था। सुरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और कबायली क्षेत्रों को सुरक्षित विषयों में रखा गया था। यानी सुरक्षित विषय जो थे वो सुरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और कबायली क्षेत्रों को इसमें रखा गया था, जिनका प्रबंध गवर्नर जनरल के हाथों में रखा गया और गवर्नर जनरल को इसका प्रबंध करने का अधिकार दिया गया था। वह इस हेतु 3 पार्षदों को नियुक्त कर सकता था। पार्षद सार्वजनिक नियंत्रण के अधीन नहीं रखे गए, वे भारत सचिव और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। संरक्षण और आरक्षण इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में आंशिक उत्तरदायी और प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ इन्हीं के द्वारा मर्यादित थे। जैसे प्रांतीय स्वायत्तता गवर्नर के अधिकारों और व्यक्तिगत निर्णय द्वारा मर्यादित थी, केंद्र में आंशिक उत्तरदायित्व सुरक्षित विषयों, संरक्षणों और आरक्षणों द्वारा मर्यादित थी। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ जिसका गठन नहीं हो सका था, वो अनुदारवादी, प्रतिक्रियावादी एवं अप्रजातांत्रिक तत्वों से पीड़ित था। दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ के पास प्रारंभिक और अपीलीय दोनों अधिकार होते हुए भी यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके निर्णयों के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यह ना तो संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम न्यायालय था और न ही न्याय का अंतिम न्यायालय। अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में विस्तार करके केंद्र में उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 260 और निम्न सदन जिसे संघीय सभा भी कहा गया था उसके सदस्यों की संख्या 375 कर दी गई। उच्च सदन के सदस्यों में 156 ब्रिटिश भारत से, 156 जो थे वो ब्रिटिश भारत से और 104 जो थे वो देसी राज्यों से लिए जाते थे। अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश भारत के सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे और देसी राज्यों के प्रतिनिधियों को नरेशों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अधिनियम में प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई थी। 11 गवर्नर प्रांतों में से जो विधानमंडल थे उनमें से 6 विधानमंडल द्विसदनात्मक कर दिए गए थे। 11 में से 6 विधानमंडल द्विसदनात्मक कर दिए गए थे। शेष 5 जो प्रांत थे उनमें विधानमंडल एक सदनात्मक था। प्रांतीय विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न सदन को विधानसभा कहते थे। प्रांतीय जो विधानमंडल थे उनमें उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न जो सदन था उसको विधानसभा कहा जाता था, जो आज भी लागू है। इसमें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जैसे छोटे प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 50 और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांतों की अधिकतम सदस्य संख्या वो 250 निर्धारित की गई थी। अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार का विस्तार भी किया गया था, फिर भी जनसंख्या के केवल 15% भाग को ही मताधिकार प्राप्त हुआ था। निर्वाचन की प्रणाली जो थी वो सांप्रदायिक और गुरुवार पद्धति पर आधारित की गई थी, यानी सांप्रदायिक और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा उसी के आधार पर यहाँ पे जो मताधिकार का नियम था वो लागू किया गया था। 1919 का जो अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था उनमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर जोर दिया गया था। यानी कि जो 1909 में मार्ले एवं मिंटो ने चालू किया था सांप्रदायिक निर्वाचन, उसमें 1935 में उस पर जोर दिया गया था। 1935 में मुसलमानों सहित सिखों, भारतीय ईसाइयों, जमींदारों, पूंजीपतियों, मजदूरों और महिलाओं आदि के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। भारतीय विधानमंडल सर्वोच्च व्यवस्थापिका नहीं थी। अधिनियम में ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता दी गई थी, यानी ब्रिटिश संसद जो थी उसी को सर्वोच्चता यहाँ पे दी गई थी। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च, यानी किसी प्रकार का यदि विरोधाभास होता है या चेंजिंग करने का जो अधिकार है वो ब्रिटिश संसद को ही है। इस अधिनियम में 451 अनुच्छेद थे और 15 अनुसूचियाँ थीं, 15 सूचियाँ और 451 अनुच्छेद थे 1935 के अधिनियम में। अधिनियम के तहत प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी संस्थाओं की स्थापना हुई थी। भारतीय प्रशासन की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को दी गई थी। यानी भारतीय शासन था उसके
नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को ही दी गई थी। इसमें जब गवर्नर जनरल और गवर्नर अपने विशेष अधिकारों या व्यक्तिगत निर्णयों के अधीन कार्य करते तो वे भारत सचिव के अधीन होते थे। अखिल भारतीय सेवाओं पर उसी का नियंत्रण था। अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर परामर्शदाताओं की व्यवस्था कर दी गई थी, जिनकी संख्या कम से कम 3 और अधिकतम 6 हो सकती थी। यानी कि भारत परिषद को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर परामर्शदाताओं की व्यवस्था की गई। यानी परामर्शदाताओं की जो संख्या थी वो कम से कम 3 और अधिकतम जो थी वो 6 हो सकती थी। अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था और उसके लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया। निजाम की नाम मात्र की संप्रभुता स्वीकार की गई थी। हैदराबाद का जो निजाम था उसकी नाम मात्र की प्रभुसत्ता स्वीकार की गई, परंतु उसे मध्य प्रांत का अंग बनाकर ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 कर दी गई। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को अन्य प्रांतों के समान ही दर्जा दिया गया था। पंडित नेहरू के अनुसार यह जो 1935 का अधिनियम था वो ऐसा इंजन था जिसमें चारों ओर ब्रेक्स थे, यानी ब्रेक थे इसमें, यानी कि सब प्रकार के जो उच्च नियम थे या निर्णय लेने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश वासियों को ही था। इसलिए पंडित नेहरू ने इस 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि ये एक ऐसा इंजन है जिसके चारों ओर ब्रेक्स हैं। अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई, जिनके द्वारा प्रांतीय लोक सेवकों की भर्ती की गई। मुद्रा पर नियंत्रण रखने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक जो थी वो उसकी स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई, जिससे मुद्रा पर नियंत्रण रखा जा सके। रेल संचालन हेतु एक पृथक रेलवे वैधानिक सत्ता की स्थापना भी की गई थी। रेलवे के लिए पृथक रेलवे वैधानिक सत्ता, रेलवे वैधानिक सत्ता की स्थापना जो थी वो इसी 1935 के अधिनियम के तहत की गई। अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर को यह अधिकार दिया गया था कि यदि प्रांत के प्रशासन को चलाना असंभव हो जाए तो वह घोषणा द्वारा प्रांत के प्रशासन को 6 महीने के लिए अपने हाथ में ले सकता था। गवर्नर जनरल को केंद्र के अंतर्गत संकटकालीन अधिकार भी दिए गए थे। तो इसी प्रकार से 1935 का जो अधिनियम था इसके द्वारा बहुत से चेंजेस ये किए गए थे। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो हमने जाने हैं। अब भारत में ब्रिटिश कालीन क्या क्या शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से कार्य शिक्षा के लिए किए थे और किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों ने चेंजेस किए थे उनको देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का, यानी भारत में जो अंग्रेज थे वो अंग्रेजी शिक्षा क्यों लागू करना चाहते थे, क्या उनका उद्देश्य था, वो जानते हैं कि उनका जो प्रारंभ में उद्देश्य था वो कंपनी को कम वेतन पर भारतीय कर्मचारियों की व्यवस्था, ईसाई धर्म का प्रचार, प्रशासनिक कार्यों के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। यानी कि अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं उनको कम वेतन दिया जाए और हमारे प्रशासनिक कार्यों में सहायता मिले। इसके अलावा ईसाई जो धर्म है हमारा उसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, यानी अंग्रेजी पढ़े लोगों को अधिकांशतः ईसाई धर्म को मानने के लिए बाध्य किया जाए। और यदि हम अंग्रेज़ों को यहाँ पर लाएंगे या फिर यहाँ पर निर्यात किया जाएगा लोगों को, तो वो तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वेतन की मांग करेंगे। लेकिन भारतीय जो कम पढ़े लिखे थे और कुछ अंग्रेजी का ज्ञान ले लिया था उनको यदि हमारे यहाँ काम पर रखा जाए तो कम वेतन पर ही भारतीय क्लर्क हमारे लिए तैयार हो सकते थे। सबसे पहला जो उद्देश्य था वो अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का अंग्रेज़ों का यही था। परंतु इसका प्रभाव ये भी हुआ था कि अंग्रेजी पढ़कर जो लोग थे वो पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति एवं राजनीति को समझने लगे थे और अंग्रेजों द्वारा भारतीय परंपराओं की जब आलोचना की जाती थी तो वे इसका तर्कपूर्ण विरोध भी करते थे। यानी कुछ जो पढ़े लिखे और उच्च बुद्धिशाली जो लोग थे भारतीय, जिन्होंने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और जो विरोध की शक्ति रखते थे, तो इस प्रकार से जब अंग्रेज यहाँ की जो अन्य परंपराएं थीं उनका जब आलोचना करते थे या खिल्ली उड़ाते थे तो उसका जो तर्कपूर्ण विरोध था वो पढ़े लिखे लोग कर सकते थे। 1854 का जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच था उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रश्न जो है ये तथ्य नोट करने लायक है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1854 में जो चार्ल्स वुड थे उनके द्वारा जो डिस्पैच यानी अधिकार पत्र जारी किया गया था उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें उच्च शिक्षा को जो माध्यम था उसको अंग्रेजी
एवं देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया था। यानी उच्च शिक्षा का जो माध्यम था उसको अंग्रेजी रखा जाए और देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए। भारत में शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट की योजना के तहत देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया एवं 6 से 11 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं थे उनके लिए व्यापक एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के भी प्रावधान थे। यानी सर जॉन सार्जेंट ये चाहते थे कि प्रारंभिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना यहाँ पर की जाए एवं 6 से 11 वर्ष का जो आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हैं उनको व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आजकल तो भारतीय संविधान में यह अधिकार एवं कर्तव्य बना हुआ है कि 6 से 14 वर्ष का जो एज ग्रुप है उसके अंतर्गत जो बालक बालिकाएं आते हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा अंग्रेजों ने और क्या क्या चेंजेस भारतीय शिक्षा के लिए किए थे, किस प्रकार के नियम कानून बनाए थे, उसके बारे में और डिटेल से हम पता लगाते हैं। भारत में शिक्षा का जो विकास था वो 1781 में गवर्नर जनरल थे एक वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। यानी कलकत्ता में जो मदरसा की स्थापना की तो वो वारेन हेस्टिंग्स के तहत की गई थी। वह अरबी, फारसी एवं बांग्ला भाषाओं का जानकार था। चार्ल्स ग्रांट आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। लॉर्ड वेलेजली जो थे उन्होंने 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। यानी वेलेजली जो था, वेलेजली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, ये बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज रहा है फोर्ट विलियम, इसकी स्थापना वेलेजली ने की थी। और वो भी जो उसके असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए की थी। असैनिक अधिकारी जो थे उनकी स्थापना, उनकी शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में की गई थी। अब डेविड हेयर जो था वो राजा राम मोहन राय डेविड हेयर आदि ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना था। इसके अलावा लॉर्ड मेकाले एक अंग्रेज अफसर था। वह आंग्ल प्राच्य विवाद को निपटाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। मेकाले जो था वो अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले ने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। यानी कि जो भारतीय थे उनके ज्ञान को ये तुच्छ समझता था और ये मैकाले जो था वो केवल ऐसा चाहता था कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग रूप से भारतीय हो लेकिन जो विचार एवं संस्कारों से अंग्रेज हो। यानी कि इसी की जो सोच थी वो ऐसी थी कि भारतीयों को एक क्लर्क जो है वो बना के रख दिया जाए और जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश ताज है, उसके लिए सस्ते क्लर्क तैयार हो जाएं। यानी ब्रिटिश कंपनी के लिए सस्ते क्लर्क तैयार हो जाएं। इसके बाद चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था, यानी 1854 का वुड डिस्पैच, सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में भारत की भावी शिक्षा की एक व्यापक योजना इसके तहत बनाई गई थी। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये 1854 में पारित हुआ था। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में इनकी अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ईस्वी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। इसका कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। यानी प्राथमिक और माध्यमिक जो थी उस शिक्षा की समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग बनाया गया। यानी 1854 तक क्या प्रगति शिक्षा में की गई है उसकी जो समीक्षा थी वो हंटर आयोग के तहत करनी थी। रैले कमीशन आया था 1902 में। सितंबर 1901 में कर्जन ने शिमला में समस्त भारत के विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। यूनिवर्सिटीज जो थी उनके समस्त जो अधिकारी थे उनका सम्मेलन बुलाया लॉर्ड कर्जन ने 1901 में और शिमला में बुलाया था। तो समस्त यूनिवर्सिटीज के जो अधिकारी थे उनका जो सम्मेलन बुलाया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में बुलाया गया था। इसमें पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। रैले कमीशन के सुझावों के आधार पर
1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो रेले की कमेटी के तहत, यानी रेले जो थे उन्होंने जो सुझाव दिए थे उसके आधार पर 1904 में यह पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति इन्हीं के समय में की गई थी। 1904 में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अब शिक्षा विभाग जो है वो भारत में वो 1910 में गठित किया गया था। शिक्षा विभाग 1910 में गठित किया गया। सैडलर आयोग जो है वो सरकार ने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। सैडलर आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जो 1919 के अधिनियम के तहत लागू किए गए थे, उनमें शिक्षा जो था वो प्रांतीय विषय बनाया गया तथा शिक्षा को निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में कर दिए थे। यानी प्रांतीय विषय शिक्षा को बनाया गया था वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 का अधिनियम है उसके तहत बनाया गया था शिक्षा को प्रांतीय। अब वर्धा योजना जो भारत में आई थी वो 1937 में गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में शिक्षा पर लेख प्रकाशित किए और अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। तो M.K. गांधी ने 1937 में वर्धा में बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी। बुनियादी शिक्षा सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की थी। वो ये चाहते थे सर जॉन सार्जेंट की जो 6 से 11 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसके लिए निःशुल्क एवं व्यापक अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से ये शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए गए थे। और ब्रिटिश कालीन शासन का जो भारतीय समाचार पत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले और वह उसमें यह लिखवाया जाए कि वह भारतीय जो पत्र है वो ऐसी कोई भी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोधी हो। इससे देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे उनकी स्वाधीनता पर प्रतिबंध लग गया था। यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में जो लागू किया गया था उसके तहत किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी मैटर छापने का अधिकार भारतीय समाचार पत्रों को नहीं था जो सरकार की आलोचना करता हो। तो 1878 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था वो भारतीय जो समाचार पत्र थे उनकी स्वाधीनता पर ब्रेक लगाने वाला एक अधिनियम था। तो इसका जो प्रभाव था वो भारतीय प्रेस पर पड़ा था, जिससे जो बहुत से समाचार पत्र अंग्रेज़ों के विरुद्ध समाचार प्रकाशित कर रहे थे उनको बंद करवा दिया गया था और जो समाचार पत्र संपादक थे उनको भी बहुत ही प्रकार की यातना दी गई थी। इससे समाचार की स्वायत्तता थी उस पर नियंत्रण किया गया था। अब एल्बर्ट बिल संबंधी विवाद क्या हुआ था उसमें देखते हैं। लॉर्ड रिपन के समय में यह एक विधेयक था जिसको प्रस्तुत किया गया था। इसमें सभी न्यायाधीशों को, यानी चाहे वे भारतीय न्यायाधीश हों चाहे वे अंग्रेज न्यायाधीश हों, मुकदमे की सुनवाई का समान अधिकार मिला था। यानी भारतीय न्यायाधीशों द्वारा अंग्रेजों की मुकदमे की सुनवाई का विरोध किया गया। यानी कि इस अधिनियम के तहत ऐसे कोई भी मामले जो चाहे भारतीय लोगों के द्वारा किए गए हों, यानी किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य जो भारतीय लोगों के द्वारा किया गया हो, चाहे वो अंग्रेज लोगों के द्वारा किया गया तो उनकी सुनवाई ये भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते थे। यानी पहले भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार नहीं था कि वो अंग्रेज लोगों की भी सुनवाई कर सकें, लेकिन इस एल्बर्ट बिल के पारित होने के बाद या एल्बर्ट बिल लागू होने के बाद जो भारतीय न्यायाधीश थे वो भी अंग्रेज़ों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन इसका विरोध किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि यहाँ के जो काले लोग यानी जो भारतीय लोग हैं वो गोरे लोगों की सुनवाई नहीं कर सकते। इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा विरोध होने के बाद इसको वापस ले लिया गया था। तो यहाँ पे ये ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई अंग्रेज जिसने नियम बनाया है उसी के विरुद्ध अंग्रेज खड़े हो गए। तो इससे ये लगता है कि धीरे धीरे जो कदम थे वो भारतीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। तो एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में प्रस्तुत किया गया था। अब इसके अलावा राजस्थान की जो रियासतें थीं जिन पर ब्रिटिश के लोगों का शासन था, उस पर क्या क्या चेंजेज हुए थे, क्या प्रशासनिक परिवर्तन थे, यहाँ पे उनको देख लेते हैं। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था और उसके अलावा 19 रियासतें यहाँ पे थीं।
एवं एक ठिकाना दो ठिकाने कुशनगढ़ लावा जो थे वो थे। अंग्रेज रेजिमेंट की निगरानी में इनका शासन चलता था, यानी जो 19 रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था और अंग्रेज रेजिमेंट की निगरानी में इनका शासन चला करता था। कुछ परिवर्तन यहाँ पे इस प्रकार से हुए थे, यानी जो चेंजेज राजस्थान में आए थे वो ये थे। 1839 में जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हटा दिया गया था। तब ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में एक शासन परिषद का गठन किया गया था, यानी कि जयपुर की राजमाता जो थी वो अभिभावक के पद पर बैठी रहती थी या अभिभावक के पद पर उनको नियुक्त किया गया था, तो उनको 1839 में हटा दिया गया। अब ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में यहाँ शासन परिषद का गठन कर दिया गया था, यानी एजेंट शासन परिषद चलाएगा यहाँ पर। इसी अवसर पर राज्य में दीवानी एवं फौजदारी जो अदालतें थी उनकी स्थापना की गई। ब्रिटिश जो एजेंट था वो जिसका नाम था थर्सबी जो था उसने न्याय विभाग को शासन विभाग से पृथक कर दिया था और जयपुर में ये व्यवस्था 1852 तक चली थी। 1852 तक न्याय विभाग एवं शासन विभाग अलग अलग चले थे और ये जो काम किया था वो ब्रिटिश एजेंट थर्सबी ने किया था। कालांतर में 4 सदस्यों की अपील अदालतों की भी स्थापना की गई। इसमें 2 न्यायाधीश जो थे वो अपील के एवं 2 न्यायाधीश जो थे वो फौजदारी मुकदमों को सुना करते थे। 4 सदस्यीय अपील अदालतों की स्थापना, 2 न्यायाधीश अपील एवं 2 न्यायाधीश फौजदारी संबंधी मुकदमे सुनते थे। बाद में इनमें परिषद में 2 भागों में, बाद में जो परिषद थी उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहली थी इजलास एवं दूसरी थी महकमा खास। महकमा खास जो थी वही राज्य का सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था, यानी महकमा खास सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा इसको प्राप्त था। 1858 के उपरांत सारे राजा महाराजा थे वो नाम मात्र के शासक ही बन के रह गए थे, यानी जो सारा यहाँ का शासन था वो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में चला गया था, इसलिए यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो भी नाम मात्र के शासक ही बन के रह गए थे। ब्रिटिश सरकार के आधार पर ही यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो राजाओं को विदेश यात्रा करने के लिए भी बाध्य कर सकती थी, जिस तरह से अलवर के महाराज को बाध्य किया गया था, यानी इच्छा ना होते हुए भी इच्छा के विरुद्ध इनको विदेश यात्रा करनी पड़ती थी। ऐसा जो अधिकार था वो भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। शासक पड़ोसी राजा के साथ भी स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर सकते थे, उन्हें विदेशी यात्रा पर ब्रिटिश सरकार जाने के लिए बाध्य कर सकती थी। यहाँ तक कि नरेशों को वैवाहिक संबंधों में भी ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी किसी प्रकार के वैवाहिक संबंध यानी बनाना है, विवाह आदि करना है, शादी विवाह का जो प्रबंध है उसकी भी अनुमति ब्रिटिश ताज से ही या ब्रिटिश सरकार से यहाँ के राजाओं को लेनी पड़ती थी। इस प्रकार से इनकी जो फुल स्वतंत्रता थी उस पर पूरा ब्रेक लगा दिया गया था। नाबालिग कुमार के राजा बनने पर पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन किया जाता था और इसके माध्यम से शासन प्रबंध अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में आ गया था। ऐसा सबसे पहले उदयपुर में 1861 में किया गया था, यानी कि किसी रियासत का जो राजा है वो कोई कुमार यानी राजकुमार बनता है जिसकी उम्र सही नहीं है, यानी कि राजा बनने लायक उसकी उम्र नहीं है, ये नाबालिग है, तो यह स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर सकता था। इसकी ये जो पॉलिटिकल एजेंट था इसकी अध्यक्षता में एक अभिभावक परिषद बनाई जाती थी, यानी जिस प्रकार से मंत्री परिषद होती थी उसी प्रकार से अभिभावक परिषद पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में बनती थी और इसी की देखरेख में ये शासन प्रबंध हुआ करता था। यानी किसी भी प्रकार के स्वतंत्र निर्णय लेने का जो अधिकार था वो राजा के लिए यानी नाबालिग कुमार के लिए नहीं होता था, बल्कि ये जो अभिभावक परिषद थी जो पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में बनती थी इसी के लिए सारे शासन के प्रबंध दिए गए थे, सारे शासन के जो नियम थे वही यही लागू करते थे। ऐसा यानी इस प्रकार का जो शिकार हुई थी रियासत वो सबसे पहले उदयपुर रियासत हुई थी और 1861 में इसको ऐसा किया गया था। यानी यहाँ पर किसी नाबालिग कुमार ने जो राजा बनने यानी राजा के पद पर बैठा था तो उसको अभिभावक परिषद के सारे नियम मानने पड़ते थे और उदयपुर में 1861 में ये पहली बार लागू किया गया था। पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में ये जो अभिभावक परिषद थी वो बना करती थी। बीकानेर जो रियासत थी यहाँ पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई थी। बीकानेर रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई। 1922 में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय भी यहीं स्थापित किया गया था, यानी कि उच्च न्यायालय जो था वो बीकानेर में ही स्थापित किया गया था। शक्ति पृथक्करण यानी शक्तियों का विभाजन
यहाँ पे सबसे पहले बीकानेर में लागू किया गया था। 1930 तक सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था लागू की गई थी। जिस प्रकार से ब्रिटिश लोग चाहते थे, जिस प्रकार की न्याय व्यवस्था उनकी चल रही थी, उसी प्रकार 1930 तक सभी रियासतों में ये ब्रिटिश न्याय व्यवस्था लागू कर दी गई थी। सभी व्यक्ति जो थे वो न्याय के समक्ष समान समझे जाएंगे। किसी भी प्रकार का लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि 1930 तक यह व्यवस्था लागू हो गई थी कि किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है जाति, धर्म, पद, वंश और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के आधार पर वो नहीं किया जाएगा न्याय करते समय। और न्याय व्यवस्था के सभी कार्य जो थे वो आगे से लिखित कार्य रूप में होंगे, लिखित रखा जाएगा। सारे जो डिसीजंस हैं या जो भी प्रकार का न्याय किया जाएगा उसको लिखित रूप में रखा जाएगा। इस प्रकार से 1930 तक सभी देश रियासतों में यह व्यवस्था लागू हो गई थी। ग्राम पंचायतों की व्यवस्था में अंग्रेजों ने कोई भी परिवर्तन नहीं किए थे। ग्राम पंचायतों से इनको कोई मतलब नहीं था, पंचायतों से इन्होंने हाथ नहीं लगाया था। परंतु ग्राम पंचायतों से ऊपर की जो व्यवस्था थी, उनकी इकाई यानी परगनों में जो विभक्त थी, वो उन परगनों को जिलों में बदल दिया गया था। और ये जो जिले थे वो जिलाधीश द्वारा शासित होने लगे थे। परगनों को जिलों में बदल दिया गया और जिलों के ऊपर जिलाधीश बैठा दिए गए, जो आदमी पारित हैं, यानी कलेक्टर जिसको कहा जाता है। और जिलाधीशों के अधीन नाजिम, तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी आदि कार्य करने लगे थे। इनका जो संबंध था वो मूलतः लगान वसूली एवं किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं का निपटारा करना था। यानी कि जिलाधीश की जो नीचे कार्य करने वाली ये जो कार्य मशीन थी, जिसमें नाजिम, तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी आदि जो थे वो केवल ये कार्य करते थे कि ये लगान की वसूली करें और किसानों की किसी भी प्रकार की भूमि संबंधी कोई भी समस्या है तो उनका निपटारा करें। न्याय का जो कार्य था वो जिला मजिस्ट्रेट एवं शांति व्यवस्था का जो कार्य था वो पुलिस अधिकारी करने लगे थे। आज भी यही व्यवस्था लागू है। ये न्याय का जो कार्य है वो मजिस्ट्रेट करते हैं और शांति व्यवस्था का जो कार्य है वो पुलिस अधिकारी करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा अजमेर से प्रारंभ की गई थी। हमारे यहाँ जो अजमेर राज्य था वहाँ से अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई और राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए यहाँ मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। 1875 में मेयो कॉलेज की जो स्थापना थी उसकी स्थापना की गई राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। लॉर्ड मेयो जो था उनके नाम पर, तो उन्होंने ये जो मेयो कॉलेज बनवाया था वो राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए बनवाया था। तो इस प्रकार से ये चेंजेस भारतीय राजनीति या भारतीय जो शासन व्यवस्था है जो ब्रिटिश के लोगों ने कर रखी थी उसमें आए थे। राजस्थान में इस प्रकार से ये परिवर्तन आए थे। विभिन्न कार्य लोगों ने किए थे, कुछ अच्छे कार्य हुए तो कुछ खराब भी थे। ज़्यादातर जो वहाँ के यानी ब्रिटिश वासियों का मानना था वो भारत को उपनिवेश बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसी के अनुसार यहाँ पर चेंजेस किए थे। तो ये अध्याय पूरा होने के बाद इसमें कुछ शब्दावली आई है, उसको देखते हैं। परगना का मतलब होता है ग्राम पंचायत के ऊपर की प्रशासनिक इकाई, जिसको जिलों में बदल दिया गया था और यहाँ पर जिलाधीश बैठा दिए गए थे। समवर्ती सूची ऐसे विषयों की सूची जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, लेकिन मुख्य जो अधिकार था वो केंद्र के लिए था। यानी किसी प्रकार की टकराव की स्थिति यदि पैदा होती है तो राज्य को क्रॉस करते हुए और केंद्र के कानून को माना जाएगा। शक्ति पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन सबसे पहले बीकानेर में लागू और उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, जॉन लॉरेंस या लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे जिनको वायसराय भी बना दिया गया था। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अजमेर से, जयपुर से, उदयपुर से या अलवर से? तो अंग्रेजी अंग्रेजी शिक्षा जो थी वो अजमेर से। मेयो कॉलेज की स्थापना राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। राजस्थान में राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता था इजलास, दीवानी, महकमा खास या महकमा आम। तो परिषद जो थी उसको दो भागों में विभक्त किया गया था, इजलास में और महकमा खास में। तो जो सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था वो महकमा खास हुआ करता है, यानी महकमा खास को ही सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के
आधार पर जो सबसे पहले न्याय व्यवस्था थी वो किस रियासत में लागू हुई? अजमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। तो बीकानेर में शक्ति पृथक्करण यानी शक्तियों का विभाजन करते हुए इस सिद्धांत पर बीकानेर में न्याय व्यवस्था लागू की गई थी। अगला जो प्रश्न है वह है मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो मेयो कॉलेज राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए अजमेर में स्थापित किया गया था। सबसे पहले अंग्रेजी जो शिक्षा थी वो भी यहीं से अंग्रेज से यानी अजमेर से ही प्रारंभ की गई थी। तो राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना, आज भी इस मेयो कॉलेज का नाम है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच 1854 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत परिषद अधिनियम 1909 को या मैकाले बिल को। तो वुड्स डिस्पैच 1854 जो था उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेज भारत के लिए हुए थे। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या रखी गई थी 250, 260, 270, 300। तो 260 जो सदस्य संख्या है वो राज्यसभा के लिए रखी गई थी। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सी एक स्थायी संस्था थी जिसे उच्च सदन भी कहते थे? संघीय सभा, प्रांतीय सभा, समवर्ती सभा या राज्यसभा। तो राज्यसभा जो थी उसको उच्च सदन भी कहते थे। 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता था। 1/3 सदस्य जो थे वो प्रति 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते थे, इसलिए इसे स्थायी संस्था भी कहा जाता था। जैसे आज भी राज्यसभा का जो सिस्टम है वो यही है, लेकिन कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष है और 2/3 सदस्य यहाँ से अवकाश ग्रहण करते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने में कंपनी का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? जी हाँ, हमें यहाँ पर कौन सा नहीं है ये देखना है। ईसाई धर्म का प्रचार बिल्कुल था। कम वेतन पर कर्मचारी व्यवस्था बिल्कुल था। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना बिल्कुल था। और भारतीयों को जागरूक करना ये बिल्कुल इनका उद्देश्य नहीं था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो यही रहेगा, यानी भारतीयों को जागरूक करने का इनका कोई मूड नहीं था। किसी भी प्रकार का ऐसा चेंज वो नहीं लाना चाहते थे जिससे भारतीय जागरूक हों और यहाँ से हमको भगाने का प्रयास करें। इसलिए ईसाई धर्म का प्रचार करना, कम वेतन पर कर्मचारी व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, ये तीनों जो उद्देश्य थे वो अंग्रेज लोगों के थे और अंग्रेजी शिक्षा लागू करना इसलिए वो चाहते थे। लेकिन भारतीयों को जागरूक करने का जो यहाँ ये ऑप्शन है ये उनका बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, इसलिए यही हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो सांप्रदायिक एवं पृथक मतदान की व्यवस्था करता है। इनके लिए पृथक मतदान के अलावा पृथक जो निर्वाचित क्षेत्र से वो भी निर्धारित किए गए थे। इसलिए 1909 के तहत इसमें भारत परिषद अधिनियम के तहत ये पृथक यानी मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई थी। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके जो और मित्र हैं उनके लिए भी इसका लाभ निरंतर रूप से मिल सके। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो राज्य स्तर की हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट वाला रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।